नमस्कार, जन उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है और आपके साथ मैं जुड़ी हूं लीजा। खबरों पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम पुष्कर सिंह धामी का संविदा कर्मियों को तोहफा। लगातार 10 साल सेवा देने वाले होंगे परमानेंट। नियमितीकरण की लंबे समय से चल रही थी लड़ाई। उत्तराखंड में उड़ान योजना के तहत नई हेली सेवा का आज से होगा शुभारंभ। देहरादून से टिहरी, श्रीनगर और गौचर तक उड़ानें होंगी संचालित। यात्रियों को मिलेगी राहत। फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र घोटाला मामले में हाईकोर्ट सख्त। शिक्षा विभाग को 15 दिन की मोहलत पेश करनी होगी। जांच रिपोर्ट 3 हफ्ते बाद तय की अगली सुनवाई। चंपावत के चंदनी ग्राम सभा में सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम। मौके पर मिली 27 शिकायतों का किया तुरंत समाधान। कुछ प्रस्तावों को शासन स्तर पर कार्रवाई के लिए भेजा। उत्तराखंड में कपकपी छुटा रही ठंड। पहाड़ी इलाकों में गिरा पारा। बारिश और बर्फबारी के आसार। तो चलिए बात कर लेते हैं खबरों पर विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भारतीय संविधान के निर्माता भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री आवास में उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उनका भावपूर्ण स्मरण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा साहेब ने जीवन पर्यंत शिक्षा, समानता और स्वाभिमान की अलख जगाई। उन्हीं के मार्ग का अनुसरण करते हुए उत्तराखंड में सम्मान नागरिक संहिता लागू कर सामाजिक समरसता और न्याय के सपने को साकार करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। प्रदेश सरकार ने दैनिक वेतन और संविदा कर्मियों के लिए बड़ा कदम उठाते हुए विनियमितीकरण संशोधन नियमावली 2025 को अधिसूचित कर दिया है। नई नियमावली के लागू होते ही ऐसे कर्मचारी जिन्होंने लगातार 10 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है अब नियमित किए जा सकेंगे। राज्य में लंबे समय से नियमितीकरण की मांग उठाई जा रही है। विभिन्न विभागों में कार्यरत हजारों कर्मचारी कई बार आंदोलन कर चुके थे। आखिरकार सरकार ने उनकी मांगों पर सहमति जताते हुए नई नियमावली को अधिसूचित कर दिया है। खबर पर विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ उत्तराखंड से ब्यूरो चीफ एसएन पंत फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। तो श्रीनिवास जी, क्या कुछ खबर को लेकर अपडेट है? बिल्कुल लीजा, आपको बताना चाहूंगा, उत्तराखंड सरकार ने एक जनहित को देखते हुए जो नियमितीकरण की मांग करने वाले तमाम प्रदर्शन कर रहे थे, राजकीय सेवाओं में संविदा कर्मी के तौर पर काम कर रहे थे और उनको 10 साल से भी ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी उनको नियमितीकरण का लाभ नहीं मिल पाया था। इसको लेकर मामला कोर्ट में भी चल रहा है। साथ ही साथ कई बार धरना प्रदर्शन होते हैं, सरकारें आश्वासन देती है लेकिन नतीजा सिफर रहता है। लेकिन धामी सरकार ने इस बार एक नया आदेश जारी किया है जिसमें 10 साल से संविदा कर्मी के तौर पर सेवाएं देने वालों को नियमित किया जाएगा और जिसकी अधिसूचना जारी हो गई है। यानी अब उन तमाम कर्मचारियों के लिए राहत की खबर है जो इस उम्मीद के साथ संविदा कर्मी के रूप में कार्यरत थे कि जो इस उम्मीद को चाहते थे कि लिहाजा एक दिन वो नियमितीकरण के दायरे में आएंगे और सरकारी नौकरी पाने में कामयाब हो जाएंगे। अब ऐसे तमाम कर्मचारी हैं जिनकी तादाद तकरीबन 10,000 से भी अधिक बताई जाती है, जो अलग अलग विभागों में अलग अलग रूप में संविदा कर्मी के तौर पर कार्यरत हैं, लेकिन उनको अब नियमितीकरण के तौर पर लिया जाएगा, नियमित किया जाएगा। शासनादेश जारी होने के साथ साथ अब इसकी पूरी एक प्रक्रिया की जाएगी जिसमें कि सीनियरिटी के हिसाब से मेरिट के आधार पर इन लोगों को पक्का किया जाएगा। इसमें तकरीबन अगर देखें तो जिन संविदा कर्मचारियों की सेवा की जो पूरे समय सीमा है, जिसको 10 साल पूरा हो चुका है, उनको पहले चरण में उनको मौका दिया जाएगा और उसके बाद जिनकी 10 साल से कम की सेवाएं हैं वो अपनी बात को सरकार की तरफ से अलग अलग प्रतिनिधि मंडल दल भेज करके अपनी बात को रख रहे हैं। उनका ये मानना है कि उनको भी इसमें नियमितीकरण के दायरे में लिया जाना चाहिए। लेकिन लीजा, साथ ही साथ जब सरकार इस तरीके का कोई डिसीजन लेती है और जनहित को देखते हुए, कर्मचारियों के हित को देखते हुए कोई लाभ लेती है तो उसमें कट ऑफ डेट मानी जाती है। कट ऑफ डेट के हिसाब से 10 साल की सेवा पूरी करने वाले संविदा कर्मचारियों को ही नियमित किया जाएगा।
जी, बिल्कुल श्रीनिवास जी, तमाम जानकारी आपने जो साझा की है, बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए। तो अभी फिलहाल सरकार का जो ये फैसला है वो यही है कि 10 साल जिन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं संविदा के तौर पर, उनको ही नियमित किया जाएगा, उन्हें ही परमानेंट किए जाने का फैसला सरकार के द्वारा लिया गया है। अब देखिए कि जो लोग बाकी जो लोग हैं, जो संविदा कर्मी हैं, जिन्होंने अपना ये 10 साल का कार्यकाल पूरा नहीं किया है, उनके पक्ष में क्या कुछ निर्णय होगा, ये तो आने वाला समय ही तय कर पाएगा। उड़ान योजना के तहत राज्य सरकार ने हवाई कनेक्टिविटी को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए 3 नई हेली रूट्स पर सेवाएं शुरू कर दी हैं और आज से देहरादून से टिहरी, श्रीनगर और गौचर तक हेली सेवा का संचालन प्रारंभ होगा। प्रदेश में बेहतर परिवहन और तेज कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए उड़ान योजना के अंतर्गत नई हेली सेवा की शुरुआत हो रही है। देहरादून से टिहरी, श्रीनगर और गौचर के लिए हेली उड़ानें रोजाना 2 बार संचालित की जाएंगी और इन सेवाओं का संचालन हेरिटेज एविएशन को सौंपा गया है। और सबसे खास बात देखिए ये है कि यात्रियों के लिए गौचर तक का जो किराया है वे 2000 रुपए तय किया गया है, जिससे पहाड़ी क्षेत्रों में यात्रा पहले से और अधिक सुलभ और किफायती हो जाएगी। उड़ान योजना के तहत नई हेली सेवा की सौगात मिली है। आज से ये उड़ानें शुरू होंगी। हेरिटेज एविएशन को जिम्मेदारी इसकी सौंपी गई है। लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए और सुविधाएं देने के लिए, लाभ पहुंचाने के लिए ये सेवाएं शुरू की गई हैं ताकि लोगों की ये जो यात्रा है उसे और ज्यादा सुलभ बनाया जा सके। खबर पर विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ संवाददाता शैलेंद्र पांडे फोन लाइन पर जुड़े हैं। शैलेंद्र, कहीं उत्तराखंड वासियों को एक बड़ी सौगात इसे कहा जा सकता है, लोगों को सुविधा इससे मिलने वाली है, क्या कुछ खबर पर अपडेट है? बिल्कुल लीजा, बता दें कि उत्तराखंड सरकार का रहा है कि पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ साथ हेली सेवा का राज्य में काफी विकास किया जाए। इसी के अंतर्गत अब देहरादून से टिहरी, श्रीनगर और गौचर के लिए आज हेली सेवा शुरू हो जाएगी। इसको लेकर के सरकार की बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि उत्तराखंड एक पहाड़ी प्रदेश है, तो लोगों को आने जाने में जो इससे सबसे है कि समय की बहुत बचत होगी और साथ ही लोगों में कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी। साथ ही अगर बात करें तो किराया को लेकर के, तो देहरादून से गौचर की किराया की बात करें तो मात्र 2000 रुपये रखा गया है। और ये जो हेली सेवा है दिन में एक बार इधर से जाएगी और एक बार उधर से आएगी, यानी 2 बार अप डाउन करेगी जी। तो सबसे यात्रियों को बहुत सारा जो लाभ मिलेगा जो यहाँ उत्तराखंड के हैं। और सरकार का हमेशा फोकस रहा है कि उत्तराखंड में हेली सेवाओं का विस्तार किया जाए, क्योंकि उत्तराखंड एक पहाड़ी प्रदेश है और यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट भी आते हैं, तो ऐसे में टूरिस्टों को भी आने जाने में काफी सहूलियत होगी। साथ ही जो यहाँ उत्तराखंड के लोग हैं इनको भी एक जगह से दूसरे जगह आने जाने में काफी कम समय लगेगा और काफी सुविधा होगी। लीजा जी, शुक्रिया शैलेंद्र, तमाम जानकारी दर्शकों के साथ साझा करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने शिक्षा विभाग में फर्जी विकलांगता प्रमाण पत्रों के आधार पर आरक्षण का लाभ ले रहे कर्मचारियों की जांच के मामले में विभाग को जांच रिपोर्ट दाखिल करने का 15 दिन का समय और देते हुए अगली सुनवाई के लिए 3 सप्ताह बाद की तिथि नियत की है। मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र एवं न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड उत्तराखंड शाखा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि शिक्षा विभाग में अनेक कर्मचारी और पात्र होते हुए भी दृष्टि बाधित श्रेणी के तहत आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, जिसमें वास्तविक दिव्यांग उम्मीदवारों के संवैधानिक अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। याचिका में कहा गया है कि शिकायतों के बावजूद प्रशासनिक स्तर पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। खबर पर विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ संवाददाता विनोद कुमार फोन लाइन पर जुड़े हैं। विनोद, लगातार अक्सर ऐसा देखा गया है कि जो वास्तव में जो दिव्यांग जन हैं उन्हें उनके अधिकार नहीं मिल पाते हैं। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर कई लोग ऐसे हैं जो अपने आप को पात्र दिखाकर नौकरियां प्राप्त कर रहे हैं, क्या कुछ खबर पर अपडेट है?
जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें जो दिव्यांग वाले जो प्रमाण पत्र हैं वो काफी जगह पे, जैसे आपके दृष्टि वाले हैं जिनको दिखाई नहीं देता है, तो उनके विषय में ज्यादातर शिकायतें उस पर आई हैं कि वो देख तो सब कुछ रहे हैं परंतु उनको गलत प्रमाण पत्र देकर इन चीजों में उनको प्रमाण पत्र दिए गए हैं। तो इसमें इसका विरोध भी रहा है और हाईकोर्ट ने इसमें सख्त आदेश उठाते हुए कहा कि जल्दी से जल्दी इन प्रमाण पत्रों की जांच की जाए और जिन लोगों ने इन प्रमाण पत्रों को बनाया उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, जुड़ने के लिए। बात कर लेते हैं तो उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने बागेश्वर जिले के काड़ा तहसील सहित जिले के कई अन्य गांव में अवैध खड़िया खनन से आई दरारों के मामले में खनन सचिव और अपर खनन सचिव को वीसी के माध्यम से कोर्ट में पेश होने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने स्वतः संज्ञान वाली जनहित याचिका के अलावा 165 खनन इकाइयों से संबंधित याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की। मामले की अगली सुनवाई 11 दिसंबर को होगी। कोर्ट ने रजिस्ट्री विभाग से कहा है कि खड़िया स्टोन क्रशर मालिक नवीन परिहार के खिलाफ जो वाद विचार अधीन है उनकी भी सुनवाई के लिए जनहित याचिका के साथ सूचीबद्ध उसे करा जाए ताकि सभी मामलों की एक साथ सुनवाई हो सके। पूर्व में कोर्ट ने स्टॉक वेरिफिकेशन की 24 फरवरी की मूल रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा था, लेकिन रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं होने के कारण कोर्ट ने दोनों अधिकारियों को पेश होने के आदेश दिए। उत्तराखंड कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल मंगलौर विधायक काजी निजामुद्दीन के आवास पर पहुंचे। मंगलौर में सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष का जोरदार स्वागत किया। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने भाजपा सरकार पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि धामी सरकार राज्य में पूरी तरह से विफल हो चुकी है। कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन ने गोदियाल को पार्टी का मजबूत स्तंभ बताते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में कांग्रेस 2027 के चुनावों में पूर्ण बहुमत हासिल करेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने सत्ता संभालते ही जो बड़े बड़े वादे किए थे वे सब झूठे साबित हो रहे हैं। कांग्रेस के तमाम हमारे कार्यकर्ताओं के परिश्रम के साथ हमारे तमाम नेताओं की एकजुटता और सही मार्गदर्शन में, जैसे कि अभी पिछली बार कुछ दिन पहले ही दिल्ली में राहुल गांधी जी ने हम सबके साथ अपनी बातें शेयर की और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि प्रदेश कांग्रेस का पूरा नेतृत्व 2027 के लिए रोड मैप तैयार करें और उनके पास जो जो इस रोड मैप को के साथ जो जो उनके विचार हैं उसको शामिल करते हुए अगली बैठक के लिए यहाँ आए। तो हम सब लोग उसमें जुटे हैं और निश्चित रूप में मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि 2027 में इस प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाएगी, सत्ता में वापसी करेगी। जिला अध्यक्ष विधायक जी फुरकान जी यहाँ पहली बार आज मंगलौर आए हैं। सभी यहाँ कार्यकर्ताओं ने, कार्यकारिणी ने कांग्रेस की और निवर्तमान जिला अध्यक्ष और मौजूदा विधायक वीरेंद्र जाति जी, सभी लोग यहाँ मौजूद हैं। सभी ने गर्मजोशी के साथ गणेश गोदियाल जी माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत किया और प्रदेश अध्यक्ष जी के अध्यक्ष बनने के बाद, पदभार ग्रहण करने के बाद उत्तराखंड में एक जोश है कांग्रेस में और पूरी तरह कांग्रेस अपना विपक्ष की भूमिका अदा कर रही है। चंपावत जिले के बागधारा में 4 दिसंबर 2025 की देर रात लोहाघाट राष्ट्रीय राजमार्ग में बारात का एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें 5 बारातियों की मौके पर मौत हो गई थी तथा 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। मामले में एसपी चंपावत अजय गणपति के निर्देश पर लोहाघाट पुलिस ने वाहन चालक के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर पुलिस हिरासत में ले लिया है। लोहाघाट थाने के थानाध्यक्ष अशोक कुमार सिंह ने बताया कि दुर्घटनाग्रस्त वाहन के चालक देवदत्त के खिलाफ लोहाघाट थाने में शराब पीकर लापरवाही से वाहन चलाकर दुर्घटना करने के आरोप में 106/125 क तथा 281 BNS के तहत मुकदमा दर्ज कर पुलिस हिरासत में लिया गया है। थाना अध्यक्ष ने बताया कि आरोपी चालक के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। चंपावत जिले के सीमांत क्षेत्र बनबसा की चंदनी ग्राम सभा में सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कैंप कार्यालय टनकपुर द्वारा जनता दरबार आयोजित किया गया। ये कार्यक्रम ग्राम प्रधान प्रमिला जाल के अनुरोध पर लगाया गया था। कार्यक्रम में चंपावत जिले के मुख्य विकास अधिकारी
खाती उप जिलाधिकारी पूर्णागिरी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी इसमें मौजूद रहे। जनता दरबार में ग्राम प्रधान प्रमिला जयाल की विशेष सक्रियता देखने को मिली। उन्होंने ग्रामीणों की समस्याओं को अधिकारियों के सामने प्रभावी रूप से रखा। सीडीओ खाती ने बताया कि जनता दरबार में कुल 27 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से अधिकांश का तुरंत समाधान कर दिया गया है। कुछ प्रस्तावों को शासन स्तर पर भेजा जाएगा और जिन पर जल्द कार्रवाई सुनिश्चित करने की बात कही गई है। रूटीन वर्क में हमारे यहाँ से हर जनपद का हर स्तर के अधिकारी कैंप लगा रहे हैं। ये बहुत देशी शिविर लगा रहे हैं और आज यहाँ पर चंदौली में 27 शिकायतें आई हैं। 27 शिकायतों में ज़्यादातर का निस्तारण कर दिया गया है और जिनके प्रपोजल्स आने हैं डिमांड बेस्ड हैं तो उनको यथा समय यथा जगह रखने के लिए प्रस्तावित करने के लिए कह दिया गया है। धामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ क्योंकि उनके द्वारा ये सरकार जनता के द्वारा ये कार्यक्रम चलाया गया, जिसमें बहुत सारे ग्रामीण अपनी अपनी समस्याएं लेकर आए और जितने भी अधिकारीगण आए उन्होंने इतने अच्छे से उनका निवारण किया है और समस्याओं को सुना। अन्यथा और कुछ पेपर द्वारा भी समस्याएं ली गई हैं जिनका निराकरण वो अपने स्तर से करते रहेंगे और यहाँ पे जो जनता है उनमें भी बहुत उत्साह देखा जा रहा है। वो आगे आ रहे हैं और अपनी समस्याओं को बता रहे हैं। कालसी क्षेत्र के खत बिशवाइल के कोटी गांव में महासू देवता के मंदिर के दरवाजे का ताला तोड़कर चोर 4 डोरिये चोरी कर ले गए। ये डोरिये महाराज के देवचिन्ह माने जाते हैं। 3 डोरिये चांदी के हैं जिनका कुल वजन करीब 3 किलो बताया जा रहा है, जबकि एक डोरिया तांबे का है जिसका वजन लगभग 4 किलो है। चोरी किए गए सभी डोरियों की कीमत करीब 8 लाख रुपए आकी गई है। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ चोरी की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उधर जिला पंचायत सदस्य देवान सिंह तोमर ने एसडीएम कालसी को ज्ञापन सौंपते हुए बाहरी लोगों के वेरिफिकेशन की मांग की है ताकि ऐसी घटनाओं पर रोक लग सके। मंदिर में कोटी मंदिर से डोरिये चोरी हुए थे, उस विषय में हम थाने में आए थे और थाने से यहाँ जो हमने रिपोर्ट करवाई है, थाने वालों ने बोला है कि हम कर रहे हैं। अब इनसे भी रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं कि भाई इसको जल्दी से जल्दी खुलासा करें। कोटी में मासू महाराज का पौराणिक मंदिर है, बहुत मानता और आस्था लोगों की, और 3 तारीख को रात्रि में वहाँ बड़ी भयानक चोरी हो जाती है जिसमें महाराज का डोरिये देवचिन्ह तमाम जो वहाँ पे कीमती सामान था वो चोरी हो जाता है। तो लाखों रुपए का चोरी जौनसार बावर में, और वो भी कोटी क्षेत्र में जहाँ शांत हमारा वातावरण है जौनसार बावर में, और इस तरह की चोरी आए दिन होते जा रही है। जौनसार बावर में आप देखते होंगे कि कहीं ना कहीं रोज कहीं कहीं भी आपको हर किस्म की चोरियां दिखती है। मैं इसी संबंध में आज एसडीएम साहब से ज्ञापन। कोटी मासू देवता के मंदिर में चोरी हुई है, उसमें अभी मेरे को जो है ज्ञापन या प्रार्थना पत्र मिला है, उस पर हम लोग एक्शन करेंगे। और ये भी संज्ञान में आया है कि पुलिस की टीम भी वहाँ गई है और एसओजी की टीम भी गई है, तो उस पर कार्रवाई हो रही है। और प्रशासन, जैसे मेरे को ये एप्लीकेशन मिली है, मैं भी जो है सीओ विकासनगर और कंसर्निंग जो पुलिस के एसओ हैं उनसे बात करूँगा और इसको जो है अनिवार्यता और बहुत तत्परता के साथ इस चोरी के मामले को उजागर करेंगे। चकराता में गर्भवती दलित महिला से दुष्कर्म के गंभीर मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई दिखाते हुए आरोपी युवक को लाखा मंडल पुल के पास से गिरफ्तार कर लिया है। मामले में पीड़िता के मजिस्ट्रेटी बयान भी दर्ज किए जा चुके हैं। 30 नवंबर को राजस्व क्षेत्र के एक गांव की महिला ने चकराता तहसील पहुंचकर नायब तहसीलदार को तहरीर सौंपी थी। महिला ने गांव के ही मुकेश चौहान पर जबरन दुष्कर्म करने, पंचायत द्वारा 1 लाख रुपए में मामला दबाने और जान से मारने की धमकी देने जैसे गंभीर आरोप लगाए थे। वहीं सोशल मीडिया पर वायरल हुए महिला के पति के बयान ने मामले को नया मोड़ दे दिया है, जिसमें महिला के पति बता रहे हैं कि रेप नहीं हुआ बल्कि कोशिश की गई थी, जिससे पूरे प्रकरण को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं। तो अभी के इस जन उत्तराखंड बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ।